ब्रीफिंग के लिए हमारे साथ हेल्थ सेक्रेटरी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप ब्रीफिंग स्टार्ट करें। नमस्कार। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस पर आयोजित की गई। ये 10 राज्य हैं: कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। ये 10 राज्य देश भर के कोविड के 80% एक्टिव केसेस और लगभग 81% कोविड संबंधी मृत्यु इन राज्यों में दर्ज की गई है। इसलिए इन राज्यों के साथ बात करना महत्वपूर्ण है। इस डिजीज़ के प्रति जो लड़ाई हो रही है उसको सफलता की ओर बढ़ाने के लिए आज की इस बैठक में सर्वप्रथम इन 10 राज्यों में जो कोविड की स्थिति है उसके बारे में एक प्रस्तुतिकरण स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। उसके बाद 10 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बात, अपने अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी को बताए और तत्पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिशा निर्देश सभी राज्यों को और स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए। जो मुख्य बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहली महत्वपूर्ण बात सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को बताई वो यह है कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें कंटेनमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस ये सबसे प्रभावी हथियार हैं और सभी राज्यों को अपनी सारी शक्ति, सारा परिश्रम इन चीज़ों पर केंद्रित करना चाहिए। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कंटेनमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस ये सबसे प्रभावी हथियार है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही वो ये कि सभी राज्य सरकारों का ये प्रयास होना चाहिए कि जितने नए पॉजिटिव केस आते हैं उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स का न केवल ट्रेसिंग बल्कि उनकी टेस्टिंग और आइसोलेशन या हॉस्पिटलाइजेशन पहले 72 घंटे में कर लिया जाना चाहिए। इससे संक्रमण को रोकने में और मृत्यु दर को कम करने में हम आगे बढ़ सकेंगे। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के संज्ञान में लाई वो ये है कि हम सबका उद्देश्य कोविड की मृत्यु दर को 1% से नीचे लाने का होना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय कोविड की मृत्यु दर देश में पहली बार 2% से नीचे आ गई है और आज वो 1.99% है। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये की जा सकती हैं, इनको सफलता से किया गया है और इसका सबसे जो बड़ा उदाहरण है वो एनसीआर के ज़िले हैं और दिल्ली है, जहां भारत सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य मंत्रालय के नेतृत्व में एक स्ट्रैटेजी बनाई गई और उस स्ट्रैटेजी के तहत काम किया गया और एनसीआर के ज़िले खासकर गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जो उत्तर प्रदेश में है, झज्जर, फरीदाबाद, सोनीपत और गुड़गांव जो हरियाणा में हैं और दिल्ली का जो क्षेत्र है इसमें न केवल रिकवरीज बढ़ी बल्कि मृत्यु दर कम हुई और एक्टिव केसेस की संख्या कम हुई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात दोहराई कि जो भी वो कह रहे हैं राज्य सरकारों को, चाहे वो कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलेंस से संबंधित हो, चाहे वो मृत्यु दर को नीचे लाने से संबंधित हो, चाहे वो 72 घंटों में सभी क्लोज कॉन्टैक्ट्स की पहचान कर लेने से संबंधित हो, ये सभी बातें की जा सकती हैं, सफलतापूर्वक की जा सकती हैं और उसका उदाहरण एनसीआर के ज़िले और दिल्ली है।
क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है तो मैं आपको इसे अंग्रेजी में भी बता देता हूँ। टुडे द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर had an interaction with 10 states in the country. These 10 states account for 80% of COVID active cases as well as roughly 81% of total COVID deaths in the country. The 10 states which were represented by their honorable chief ministers and health ministers and senior officers are Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार and West Bengal. Honorable Prime Minister underlined 3 important areas of work where he requested the Honorable Chief Ministers to spearhead all their efforts. The first area that the Prime Minister emphasized is containment, contact tracing and surveillance as the most effective weapons in this battle against COVID-19. The second area that the Honorable Prime Minister underlined is tracking, testing and isolating the close contacts of all new positive cases in first 72 hours. This, the Prime Minister underlined, will not only break the chain of transmission but would also bring down the mortality rate. The third area of action that the Honorable Prime Minister underlined for the consideration and follow-up action on part of these 10 states is that the target should be to bring down COVID mortality to less than 1%. Honorable Prime Minister also emphasized the fact that all these 3 things can be accomplished, and this has been shown by the example of the NCR states of Haryana and UP, where the NCR districts of Ghaziabad and Gautam Buddha Nagar in UP, Jhajjar, Faridabad, Gurgaon and Sonipat in Haryana, and Delhi followed a strategy which was prepared under the leadership of the Union Home Ministry, and they could not only reduce their mortality rate, they could register substantial improvement in recoveries, and the total number of active cases also came down. So this is in brief what transpired in the meeting that the Honorable Prime Minister had with these 10 states represented by their Honorable Chief Ministers. Prime Minister also specifically referred to the fact that there are states within these 10 states, particularly Bihar, Gujarat, UP, West Bengal and Telangana, where there is a need to increase the testing rate because the positivity rate at present in these states is on the higher side. And he made it clear that with collaborative efforts of the union government and the state government, the states can increase this rate of testing and can bring about a necessary decrease in positivity rate. He also underlined the fact that if we win the battle against COVID-19 in these 10 states, the battle against COVID nationally would also be won. We also have a small presentation which we would share with you. इस सप्ताह की जो मुख्य बातें हैं जो हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं वो ये कि इस सप्ताह 2.5 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट देश में किए जा चुके हैं। इसी सप्ताह हमने एक दिन 7,19,364 टेस्ट करने का एक नया पीक, एक नई चोटी को छुआ है। इस सप्ताह में जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनकी संख्या 15 लाख के हिस्टोरिक नंबर को पार कर गई है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय 15,83,7
से ज़्यादा मरीज़ रिकवर कर चुके हैं और जो केस फर्टिलिटी रेट है, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, वो पहली बार 2% से नीचे 1.99% हो गया है। तो ये मुख्य बातें हैं इस सप्ताह की। हम आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि जो देश में टेस्ट पर मिलियन हो रहे हैं वो अब 18,320 की संख्या पर पहुंच गए हैं। द कंट्री इज़ नाउ टेस्टिंग 18,320 टेस्ट्स पर मिलियन और अनेक राज्य ऐसे हैं जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा टेस्ट कर ला चुके हैं कि WHO की जो गाइडेंस है वो ये कहती है कि पर्याप्त टेस्ट की संख्या 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर होनी चाहिए, 140 टेस्ट्स पर मिलियन पर डे। आप देखेंगे कि हम लगभग 4 गुना से ज़्यादा इस संख्या का टेस्ट कर रहे हैं देश के औसत में। देश में 506 टेस्ट प्रतिदिन प्रति मिलियन पॉपुलेशन हो रहे हैं। ऐसे भी राज्य हैं जो देश के औसत से अधिक टेस्ट कर रहे हैं। पहले 3 राज्य उसमें गोवा, दिल्ली और तमिलनाडु हैं और बाकी राज्यों का भी ब्यौरा हमने आपको दिया है। यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात है जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं और आज पुनः बता रहे हैं, वो ये कि जब आप 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन करते हैं तो आपको ये भी टारगेट करना है कि आपकी पॉजिटिविटी जो है वो पहले 10% और उसके बाद 5% या उससे कम हो सके। जिन राज्यों में ये स्तर पाने के बावजूद पॉजिटिविटी हायर लेवल्स पर है, वहाँ हम ये परामर्श देते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कि वो टेस्ट्स को इसके ऊपर ले जाएं, यानी इससे अधिक टेस्ट करें और लंबी अवधि तक उस अधिक टेस्ट के स्तर को बना कर रखें। मैंने जैसा आपको बताया कि 15,83,000 पेशेंट्स हैं जो रिकवर हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और ये इस कारण से हुआ है कि हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स सिंसेरिटी से, परिश्रम से, लगन में से अनेक लोग भी संक्रमण का शिकार हुए हैं और रिकवर हुए हैं और रिकवर होने के बाद फिर से मरीजों की सेवा में जुट गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हमें ऐसे लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए, उनको हौसला बढ़ाना चाहिए और उनको एक प्रेशियस सोर्स के रूप में सुरक्षित रखना चाहिए। ये हम आपको डेली रिकवर्ड केसेस का ब्यौरा दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि पिछले एक सप्ताह में जो औसत रिकवरी की दर है वो 50,000 से अधिक हो गई है। ये एक ग्राफ है जो हमें कुछ संतुष्टि देता है जब भी हम इसको बनाते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो हिस्सा हरे में है वो रिकवर्ड केसेस का है और जो हिस्सा नीले रंग में है वो एक्टिव केसेस का है। एक्टिव केस आज की तारीख में कुल केसेस के लगभग 28% हो गए हैं और निरंतर घट रहे हैं। जैसा मैंने पहले आपको कहा था कि क्योंकि क्लिनिकल मैनेजमेंट बेहतर हुआ है, एफिशिएंट हुआ है, इसलिए जो कहा है कि हमें ये लक्ष्य लेकर चलना चाहिए कि हम केस फर्टिलिटी रेट को 1% से नीचे करें। पहली बार ये देश के स्तर पर 2% से नीचे हुआ है और आज ये 1.99% है। हम ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि एग्रेसिव टेस्टिंग हुई, क्योंकि आप पहले उस टेस्टिंग के आधार पर लोगों का पता लगा सके, इसलिए आप पहले उन्हें अस्पताल में या होम आइसोलेशन में ले जा सके, इसलिए जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या घट रही है। और जैसा मैंने अभी निवेदन किया था, आज जो एक्टिव केस हैं दे आर ओनली 28.21%। तो ये लगातार प्रतिशत घट रहा है। इतना ही हमें आज आपको साप्ताहिक स्थिति के रूप में दिखाना था। धन्यवाद। 39
सर, आज रूस ने दावा किया कि उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली है, तो हमारे यहाँ भारत में वैक्सीन कब तक तैयार हो जाएगी और पहला डोज कब से मिलना शुरू हो जाएगा, कब तक हम उम्मीद करें? और दूसरा सवाल ये कि सर, आप ये भी दावा किया गया था कि वैक्सीन की खोज कोई करे कोई तैयार करे, भारत प्रोडक्शन खुद करेगा, तो ये कब से हो जाएगा सर? क्या अपडेट है इस बारे में? अपडेट ये है कि भारत में कुल 3 प्रकार की वैक्सीन्स पर अलग अलग स्तरों पर काम चल रहा है। मैं तीनों के बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। पहली वैक्सीन है जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यूके में डेवलप की, और उन्होंने एक एग्नी से जो विदेशी प्राइवेट कंपनी है, इस विदेशी प्राइवेट कंपनी ने भारत में स्थित इंडियन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया कि उसका मैन्युफैक्चर वैक्सीन का भारत में हो। इस वैक्सीन के फेज़ 1 ट्रायल यूके में पूरे हो चुके हैं। फेज़ 2 ट्रायल यूके और साउथ अफ्रीका में चल रहे हैं। फेज़ 3 ट्रायल ब्राज़ील में चल रहे हैं, और भारत में फेज़ 3 ट्रायल प्रारंभ कर में हेडक्वार्टर्ड है, ये बना रहे हैं। इसकी भी फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल अभी चल रहे हैं। फेज़ 1 फेज़ 2 ट्रायल जब समाप्त हो जाएंगे तो फेज़ 3 ट्रायल होंगे, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग की वो अनुमति लेंगे। ये एक निर्धारित प्रक्रिया है। 64। सर, वैक्सीन से जुड़ा ही मेरा सवाल है कि रूस में वहाँ के राष्ट्रपति ने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराया है। इसके बाद अगर ये मार्केट में आ जाती है तो रूस से किसी तरह का सरकार का कोई ऐसा प्लान है कि रूस के साथ टाई अप करके भारत में तेजी से इसको वैक्सीन को लाया जाए? केंद्र सरकार ने एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया है, जिसकी बैठक कल निर्धारित है। इस नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की अध्यक्षता नीति आयोग के मेंबर हेल्थ करते हैं, और इसकी जो सह अध्यक्ष हैं वो सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार हैं। इसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, जो कि आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ है, वो है कि सूटेबल वैक्सीन्स का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट कैसे होगा, वैक्सीन की डिलीवरी कैसे की जाएगी, उन ग्रुप्स का प्रायोरिटाइजेशन कैसे किया जाएगा जिनको वैक्सीन दी जानी है, वैक्सीन से संबंधित जो लॉजिस्टिक्स के मामले हैं जैसे कोल्ड चेन, इन्वेंट्री, इस तरह की बातें वो कैसे की जाएंगी, वैक्सीन को प्रोक्योर करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन कैसे जुटाए। Negatives are quite high. So are we looking at this, the problem? Because then you have to repeat the RT-PCR to get it confirmed. So are we looking at the problem? Also advising the states that asymptomatic negatives of rapid antigen tests, if they develop symptoms after 2 or 3 days, must also be necessarily subjected to RT-PCR test. We think if these 2 parameters are met, we would be able to in caseload all across the world. Second point, can I answer that? so just one. Can I answer that first? Otherwise, I'll forget. Then you can ask the second question. We won't sort of deprive you of asking that second question, although as a rule, we limit it to one question. You see, I have repeatedly said, and we have shared it in the Ministry of Health with the states, that neither the union government nor the state governments should be overawed by the number of positive people per day. That is just one. Advised a home isolation which is under medical care and control, where every day their medical parameters are either monitored by a physical team going there or are monitored telephonically. Now coming to the people who are under hospitalization, you will find that less than 1% of these people who are hospitalized are on ventilator, less than 3% of the people are on oxygen, and less than 4% of the people are
in the ICU. When I say 0.5% or less than 3% or less than 4%, it is percentage of the active cases on that particular day. So because of all this, we should not lose, sight of the bigger picture. That is why we say that mere increase in daily positive cases must not overawe the states. They must keep on pursuing the policy of aggressive testing, comprehensive tracing and tracking, and efficient treatment. Your Sir, second question. Sir, Right. second In between, question. Just Once- 1 minute on the aggressive testing only, sir. Online question is there. Why did not we test, trace, and treat so aggressively earlier? Good question. You see, in the last 7 months, the pandemic has grown. So has our understanding of the pandemic. When the pandemic started, we have no hesitation in accepting that this country had only one lab, National Institute of Virology in Pune. Today we have about 1400 labs. So therefore, as the pandemic grew, we learned from the pandemic and our response also got refined. So the second question is that there are reports from Mumbai as well as some hospitals in Delhi also, people who have recovered are coming back with some kind of elements in their lungs. Has the ministry seen such complaint and what are you thinking of this? There is a group of subject experts, domain knowledge experts in the Ministry of Health, which is headed by the Director General Health Services. It is known as the JMG. So JMG is presently seized with this issue and they are looking at a guidance note. They are working on a guidance note for people who have recovered from COVID and the possible complications that may afflict such people. तो उस पर अभी काम चल रहा है. सर प्रशांत हूँ एबीपी न्यूज़ से. रूस के वैक्सीन के बारे में ही मेरा सवाल है. एक तो क्लैरिफिकेशन मैं चाहता हूँ सर. आपने कल कहा कि कल एक मीटिंग है एक्सपर्ट कमेटी की जो डॉक्टर वीके पॉल साहब की अध्यक्षता में. क्या ये माना जाए कि जो पहले सवाल पूछा गया कि क्या रूस से वैक्सीन मंगवाने का ऑप्शन अभी खुला है या इस पर आपने फैसला ले लिया है, कोई मंगवाएंगे या नहीं मंगवाएंगे, या वो कल की मीटिंग में फैसला होगा? एक तो ये सवाल है. दूसरा सवाल, जब भी वैक्सीन देश में बने या बाहर से आए उसका कोई रेट आप लोग तय करेंगे क्या? मैं आपके दूसरे सवाल का पहला जवाब दे देता हूँ. जब भी देश में वैक्सीन बनेगी उसका प्रोक्योरमेंट किस प्रकार से होगा, ये जो एक्सपर्ट ग्रुप है ये उस पर जरूर विचार करेगा. किसी देश विशेष में क्या वैक्सीन बन रही है नहीं बन रही है, ये एकदम हाइपोथेटिकल प्रश्न है, इसका उत्तर इस समय नहीं दिया जा सकता है. Sir, I have two questions. Please just to be specific on the one question because there are many people who have to ask the questions. Don't take the advantage. Okay. Right. So, I wanted to find out, sir, clearly, I mean, no matter how much the excitement, a vaccine that gives like a reasonable amount of herd immunity in those numbers in a country like ours is a long way off, no matter what vaccine that is. So, I wanted to find out, sir, do we have an end game in mind as to, because as you showed in your slides also, you show in the numbers that you gave of hospitalized patients, we seem to be doing fairly well in terms of resources, in terms of new cases, all our parameters like you showed in your slides are good. So do we have an end game in mind when we plan to open schools, when we plan to open colleges? What are the parameters we will look at? When does the economy sort of get back on track? When do malls open? When do restaurants start functioning normally, usual hours? Do we have a timeline in mind and do we have some parameters in mind when all of this will happen? You see, that is not how things work. In life, as in pandemic management, you cross the bridges when you come to them. So therefore, while we do have SOPs ready for specific activities after due stakeholder consultations, we release those SOPs only after there is a understanding that a specific activity needs to be opened. So therefore, it would be
rather premature at this point in time to say that by such and such date we would open this activity and by another date we will open another activity. 28. Sir, Sneha from CNN. I have a similar question. Many children are suffering because they don't have access to online education. In that sense, what do you think should be the way forward? What are the deliberations about as far as opening of schools is concerned, schools and colleges particularly? And when can we expect you to have the SOPs in place, if at all? I just now, in reply to another colleague's question, said that there are SOPs which have been devised after due stakeholder consultation. It will be premature to divulge what those SOPs are. However, the second part of your question, the answer is that we are privy to the knowledge that the nodal ministry, that is the Ministry of Education and the Department of School Education and Literacy, has engaged in repeated consultations with state governments and with parent bodies on the question of opening of schools and the interim arrangement till a decision about opening of schools is taken. 34. So my question is regarding data transparency. Is the ministry going to reveal the breakup of RT-PCR and rapid antigen tests which are conducted? Also want to know that it's been 6 months that we've seen this virus in the country. Why don't we have a better dashboard, a better information system which gives real-time information about positivity rate, RT value and so on? We still don't have the system. We don't have district-wise numbers yet. We do not know all these numbers. The IDSP website is not updated. So what is the ministry trying to, is it working on it? Are we going to see more I think you have explained transparency? this end of his question. I would start by disagreeing with one part of your question, website not being updated. The website of the ministry regularly gets updated. It not only gets updated, but we regularly keep adding new features. The landing page of the website of Ministry of Health gives you the numbers of recovered cases, the number of active cases, the number of deaths, the incremental change in the last 24 hours, the number of tests carried out in the last 24 hours. It gives you state-wise information on these parameters. In addition, each state has its own website, which is also regularly updated. Each state issues a bulletin regarding COVID where they give the basic numbers. Then there is a ICMR website and which shows only testing data, both in terms of number of tests carried out and the labs which are presently functional. ICMR also early morning every day tweets the number of tests which have been carried out and the number of labs which are functional. Love, would you want to add something to this? जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो इंटरेक्शन स्टेट के साथ होता है, जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि एक तरफ तो नेशनल लेवल फिगर्स हम डिस्प्ले करते हैं और साथ ही स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल और इवन सब डिस्ट्रिक्ट लेवल जो इन्फॉर्मेशन ऑन ए डे टू डे बेसिस प्रोवाइड की जाती है, उसी डेटा को एनालाइज करके, जैसे कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की या हम स्टेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन डेटा के बेसिस पर ही हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि विच आर द एरियाज ऑफ आर पर्टिकुलर कंसर्न, जिसको हम स्टेट से डिस्कस करके ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर हमारे एक्शन में कैसे इसको स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे उन केसेस को Just wanted to understand, tomorrow there's a meeting of the expert committee on vaccine administration. Now, Gates Foundation has invested $150 million in Serum Institute of India's vaccine program. Will the Indian government also be looking at some sort of at-risk funding that they can do for vaccine manufacturers? And also, have you decided or come to an estimate about how many vaccines will require, at least in the first 6 months, when after it has been approved? The issue of requirement of vaccine and various modalities of funding the procurement of a possible vaccine have been engaging the attention of Ministry of Health for quite some time now. There have been internal consultations
which have been going on. We have also consulted a large number of stakeholders, and we have also made certain projections. As I said in reply to an earlier question, today probably it would be premature to share those projections with you. 42. सर आपने मैं अमित हूँ न्यूज़ 24 से। आपने कहा कि सर जब भी देश में वैक्सीन बनेगा तो प्रोक्योरमेंट जो है वो एक्सपर्ट कमेटी करेगी। सवाल ये मैंने है कि ये नहीं कहा। मैंने क्या कहा मैं उसको बता दूंगा कि क्या कहा, आप प्रश्न पूछ लें। मैं ये कि क्या हम इंतजार करेंगे जब भारत में वैक्सीन बनेगा तब का, या फिर कहीं विदेश से वैक्सीन मंगाने का ऑप्शन हमारे पास खुला है? मैंने पहले तो ये निवेदन किया था कि एक एक्सपर्ट कमेटी है और उसकी मैंडेट क्या है, मैंने ये आपको बताया था। मैंडेट में वैक्सीन प्रोक्योरमेंट भी मैंडेट का हिस्सा है। इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि वो स्वयं वैक्सीन मैंडेट प्रोक्योर करने लग जाएंगे, तो कृपया उस भ्रम में न रहें। वैक्सीन प्रोक्योरमेंट या ड्रग प्रोक्योरमेंट या डायग्नोस्टिक प्रोक्योरमेंट के बहुत सारे परंपरागत तरीके इस देश में पहले से हैं, हेल्थ सेक्टर में हैं, तो वो भी हैं। तो इस एक्सपर्ट कमेटी का मुख्य जो मैंडेट है, जैसा मैंने कहा कि वैक्सीन का सिलेक्शन, उसका डिलीवरी, उसका प्रोक्योरमेंट, प्रायोरिटाइजेशन, लॉजिस्टिक्स, इक्विटी, इस तरह के मामलों में सरकार को परामर्श देना है। 22. सर क्वारंटीन को लेके जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, क्या स्टेट टू स्टेट डिफर भी होता है? जैसे अभी बिहार के केस में देखा गया, एक आईपीएस ऑफिसर मुंबई गए, उनको क्वारंटीन कर दिया गया, बाद बाकी लोगों को छोड़ दिया। तो क्या ये वायलेशन है इस तरह के नियम का, या फिर स्टेट अपने मन से भी कुछ कर सकती है? जिस विशिष्ट दृष्टांत की ओर आप इशारा कर रहे हैं उसके बारे में तो हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने समय समय पर क्वारंटाइन के बारे में दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। राज्य सरकारों ने भी दिशा निर्देश निर्गत किए हैं। जो भारत सरकार दिशा निर्देश निर्गत करती है उसमें वो राज्य सरकारों को इस आशय का फ्रीडम अवश्य देती है कि यदि राज्य की परिस्थिति, अगर वहाँ मान लीजिए इन्फेक्शन ज़्यादा है, उसको देखते हुए वो कुछ एक्स्ट्रा कदम उठाना चाहते हैं तो वो भी वो कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो हमसे परामर्श करें स्वास्थ्य मंत्रालय से, तो वो परामर्श भी कर सकते हैं। 66. सर मेरा सवाल ये है कि लगभग 7.25 लाख के आसपास रोजाना टेस्टिंग जो आप लोगों ने बढ़ाया है, क्या ये जो 10 लाख का जिक्र किया है आप लोगों ने, क्या 10 लाख से ज़्यादा, अगर वो 10 लाख आपने टारगेट पूरा कर लिया तो उससे ज़्यादा भी टेस्टिंग की हम उम्मीद कर सकते हैं, या 10 लाख ही वही तक होगा पर डे के हिसाब से? देखिए, हम तो राज्यों को ये कहते हैं, जैसा मैंने आपको अभी निवेदन किया, कि जब आपकी पॉजिटिविटी 5% या उससे कम हो जाती है और लंबे समय तक वो पॉजिटिव रेट बना रहता है, तब आपको टेस्टिंग को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये भी हम कहते हैं। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि अगर आपके पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा संख्या में लोगों को टेस्ट करना चाहिए। अधिक पॉजिटिविटी का अर्थ है कि अनेक केस ऐसे हैं जो आपसे छूट जा रहे हैं और फिर वो जब कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और अस्पतालों में आते हैं तो वहाँ मृत्यु दर बढ़ने की संभावना रहती है। Sir, online question है. The Health Ministry has been looking into medical complications arising after a person is cured of COVID-19. What are the 3 main areas of worry that the committee has highlighted so far? इसका तो मैंने अभी उत्तर दिया था कि जो DGHS की अध्यक्षता में JMG है उसने इस पर विचार किया है और उसने ये पाया है कि जो लोग कोविड से रिकवर होते हैं उनको रेस्पिरेटरी समस्याएं हुई हैं, उनको हृदय रोग से संबंधित समस्याएं हुई हैं, वो एक गाइडेंस नोट तैयार कर रहे हैं ताकि उसको जारी किया जा सके और राज्य सरकारें और राज्य सरकारों की हेल्थ फैसिलिटीज़ इसको शेयर कर सकें उन मरीजों से जो डिस्चार्ज हो रहे हैं। Last question, 50. सर मैं विजेंद्र हूँ ABP आनंदा से। आपने कहा सर कि 140 टेस्ट पर मिलियन पर डे WHO की गाइडलाइन है।
पर बंगाल में आपने कहा कि काफ़ी कम टेस्टिंग हो रही, प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा 5 राज्यों में उसका भी नाम है, पर इस WHO के लेवल से तो वहाँ ज़्यादा टेस्ट हो रहा है, तो औसत में कितना नंबर ऑफ टेस्ट होने चाहिए जो अभी आइडियल होगा पश्चिम बंगाल की परिस्थिति देखते हुए? जब मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा था तो ये निवेदन किया था कि जहाँ एक और 140 टेस्ट प्रति मिलियन प्रतिदिन का गाइडेंस नोट है WHO का, ये जो टेस्टिंग के स्तर हैं इनको देखा जाना चाहिए पॉजिटिविटी से जोड़ के. द लेवल ऑफ टेस्टिंग हैज़ टू बी सीन इन कंजंक्शन विद द लेवल ऑफ पॉजिटिविटी प्रिवेलिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. तो अगर 140 टेस्ट आप कर रहे हैं, उसके बावजूद आपकी पॉजिटिविटी 10, 11 या 12 है या 8 है या 9% है, इसका मतलब है कि उस स्तर की टेस्टिंग के बाद भी अनेक केस छूट जा रहे हैं, इसलिए आपको टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता है. Thank you very much, sir. Thank you, friends.